हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सेलिंग्स में। फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी वेलनी है, जनसेवा चलाते हैं और उस पर आप कस्टमर का सारा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि पैसा निकालने का काम करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, यानी इस तरह का काम अगर आप करते हैं फ्रेंड, तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आप जनसेवा तो चला रहे हैं, चाहे पिछले 10 सालों से चला रहे हैं, चाहे 5 सालों, चाहे अभी नया नया आपने ओपन किया है। बट हमारा जनसेवा ओपन किए फ्रेंड अभी मुझे 3 साल हुआ है और 3 सालों के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस को मेंटेन करना होता है कि हमें फ्यूचर में कभी किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट की हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था, मुझे बताने में आसानी होगी। तो इसमें फ्रेंड मैंने कुछ मेजर पॉइंट यूज़ किया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर फॉलो आप नहीं करते हैं तो आपको कभी न कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। इसमें मैंने लिखा है कि पैसा निकालते समय रजिस्टर बनाना। अगर आप एपीएस का काम करते हैं और कस्टमर का जो अंगूठा लगा करके पैसा निकालते हैं, उस पर आपको क्या करना है कि पैसा आप निकालिए, बट एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। रजिस्टर मेंटेन में उसमें कस्टमर का नाम और उसका मोबाइल नंबर, उसका पता और कितना अमाउंट आपने ट्रांजेक्शन किया है, निकाला है, वहाँ पे अमाउंट नोट कीजिए। और ट्रांजैक्शन नंबर और जो आरआरआर नंबर होता है उस नंबर को भी नोट कीजिए और सिग्नेचर भी उस कस्टमर से करवाइए। जो कस्टमर पैसा निकालने आता है उसका सिग्नेचर करवाइए या फिर उसका थंब लगवाइए। एक काम आपको करना है, रजिस्टर आपको प्रॉपर मेंटेन करना होना चाहिए। और जहाँ अगर आप सुने होंगे कि जिसके पास सीएसपी होती है वो लोग मेंटेन करते हैं, तो अगर आपके पास सीएसपी नहीं है, आप खुद का ही पैसा जो है दे रहे हैं सबको निकाल करके, तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर हो सके तो आप किसी 1 या 2 एपीएस पोर्टल को यूज़ करें। अगर आप सीएससी चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि अलग अलग पोर्टल से भी पैसे निकासी का काम किया जाता है, जैसे कि डीजीपे हो गया और स्पाइस मनी हो गया, पे नियर बाय हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, उसमें भी सब एपीएस का काम देते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं। तो हो सके तो आप 1 या 2 एपीएस पोर्टल को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप 1-2 यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रहेगा कि हाँ हमने किस डेट में किस पोर्टल से ट्रांजैक्शन किया है। अगर आप एक करते हैं तो हो सकता है कि हाँ एक में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, अपडेट होता है तो आपका काम नहीं हो पाता है, मेंटेनेंस में वो पोर्टल चला जाता है, तो आप दूसरे वाले को यूज़ कर सकते हैं। और दोनों का आप जो है रजिस्टर मेंटेन कीजिए, या फिर सेम रजिस्टर में आप बस वहाँ पे कहीं पे मार्क लगा दीजिए कि हाँ इस वाले पोर्टल से मैंने पैसे निकासी का काम किया है। अभी देखिए रजिस्टर मेंटेन करने से क्या होता है फ्रेंड कि आप जब रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अगर कभी कोई ट्रांजैक्शन फंस जाता है, फेल हो जाता है, या फिर कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है बट आपकी वॉलेट में नहीं आता है, तो कस्टमर को तो परेशानी है, क्योंकि उसने आप ही के यहाँ से फिंगर लगवाया है तो उसको कैश चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आता, आप उसको कहाँ से देंगे। और कुछ कस्टमर तो कन्विंस करने पे समझ जाते हैं कि हाँ पैसा काट लिया, लेकिन हमारा 2 से 4 दिन 5 दिन में हमारे बैंक में वापस आ जाएगा। अगर आप पूरे विश्वास से बोलेंगे अगर आपके बैंक में नहीं आता, अगर हमारे वॉलेट में भी आएगा तब ये हम हमको प्रोवाइड करा देंगे, बट वो समझते नहीं है। तो कभी कभी कुछ कस्टमर जो है हड़कंप पहुंचा देते हैं शॉप पर अपने, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इस ट्रांजैक्शन को नोट कर लेंगे, उनको ये भी बोलेंगे कि आपका पैसा यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है आपके अकाउंट से, बट हमारे पास नहीं आया, तो आप बैंक में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन कीजिए, बैंक वाले आपका सब सही कर देंगे। और रजिस्टर मेंटेन करने से क्या होगा, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो अपना रजिस्टर दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा रजिस्टर हमने इस डेट में इस बंदे का ट्रांजेक्शन किया था, ये फेल हो गया था, सक्सेस हो गया था, और यहाँ का ये बंदा है, इसका मोबाइल नंबर सब कुछ है। अगर कभी भी कोई चेक करने के लिए भी आता है, कोई टीम कहीं से भी आती है, बट ऐसा होता नहीं है, अगर कभी भी आ सकते हैं बैंक की तरफ से कर्मचारी या फिर कहीं और से, तो आप अपना रजिस्टर उनको इजीली दिखा सकते हैं। तो ये हो गया कि आप 2 एपीएस पोर्टल ही यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, ये तीसरा पॉइंट है कि करंट अकाउंट ओपन करना खुद का। अभी देखिए आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत से बीएलई भाई होते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट से ही अपना ट्रांजेक्शन सब कुछ करते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब जो आप अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। आप एक बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस पर्पज में आप सेविंग अकाउंट यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं भी जब शुरुआत किया था तो मैं भी सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन वगैरह करता था, कोई मुझे पैसा भेज देता था, मैं भी किसी को भेज देता था, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। बट हमारी बैंक की तरफ से मुझे कॉल आया कि सर आप सेविंग अकाउंट से आप इतना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको कभी भी हो सकता है कि इनकम टैक्स की नोटिस दिया जाए, बट हमारा बिजनेस तो छोटा है, हम अगर किसी कस्टमर को हम 10,000 रुपये देते हैं तो उसमें मुझे 100 रुपये बचता है अगर हम निकालते हैं तो इस केस में आपको एक करंट अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही मैंडेटरी होता है इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो आप एक करंट अकाउंट अपना ओपन करवा लीजिए और करंट अकाउंट से ही आप किसी को यूपीआई कीजिए, पेमेंट लीजिए, क्यूआर बनवाइए, ये सब कीजिए। फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट से अगर आपका समझ लीजिए मंथली में अगर 20 से 25 लाख भी टर्नओवर हो जाता है तो आपको बैंक की तरफ से पक्का कॉल आ जाएगा।
मुझे आया था, तब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाइए, सेविंग अकाउंट के साथ ना जाइए। और हमारा यहाँ पे अगला मेजर पॉइंट है कि सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से ही करना है। तो मैंने बता दिया आपको कि सारे ट्रांजैक्शन आप करंट अकाउंट से ही करें। अभी देखिए, अब मेन मेजर पॉइंट आगे हमारा है कि यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट ना लेना। अभी देखिए, यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट लेने के बाद क्या होगी कि अगर हमारे शॉप पर कोई आता है और उसका आधार लिंक नहीं है, और आजकल सभी लोग गूगल पे, फोन पे चला ही रहे हैं, तो आपका क्यूआर देखेंगे, बोलेंगे भैया कि मुझे 5,000 10,000 रुपये चाहिए, हम आपका चार्ज और आपको यहाँ पे अमाउंट पे कर दे रहे हैं, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो आप भी बोलते हैं हाँ ठीक है, कर लीजिए। अब मान लीजिए कि 5,000 रुपये उन्होंने आपको पे कर दिया और उसका जो चार्ज है उसको आपको दे दिया। अब वो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, और दिन में आप अगर 10 बार भी ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि 50,000 इजीली आपके अकाउंट में आ गया। और उस 50,000 को आप सुबह में फिर से निकालेंगे, कहीं से किसी को भेजेंगे, कैश लेंगे, या फिर बैंक में आपके रहेगा तो आप फॉर्म फिल करके या फिर एटीएम से जाकर के पैसे निकालेंगे। ये आपका टर्नओवर हो रहा है। बाकी इसके बीच में आप बहुत छोटा सा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं। बट ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए फ्रेंड कि आप ज़्यादा यूपीआई से पेमेंट कलेक्ट ना कीजिए, और आप खुद से भी ज़्यादा किसी को यूपीआई से पेमेंट ना कीजिए। अगर कस्टमर दुकान पे आता है कि भैया मुझे पैसा लगाना है, मतलब 10,000 5,000 कहीं पे भेजना है किसी के बैंक अकाउंट में, तब भी आप बोलते हैं भैया उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम गूगल पे फ़ोन पे कर देते हैं। ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। इसमें भी आप थोड़ा ही पैसा कमाएंगे, बट आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो स्टेटमेंट होता है बैंक का, उसमें शो करेगा। कभी भी अगर आप इनकम टैक्स की नज़र में आ गए तो आपको नोटिस भेज देगा। और नोटिस भेजने में क्या होता है फ्रेंड कि इनकम टैक्स से देखेगा कि आपका इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो नहीं जानता कि आप कौन सा बिजनेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना इनकम आपका हो रहा है। तो उसको जो है आप वहाँ पे क्या दिखाएंगे, आपका रजिस्टर मेंटेन रहेगा तब आप दिखा सकते हैं, और करंट अकाउंट रहेगा तब भी आप दिखा सकते हैं, और अपने बिजनेस पर्पज से आपने ये सब काम किया है, ट्रांजैक्शन किया है, तो आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं। बट आपके पास सेविंग होगा, कभी कभी होता है कि सेविंग में आपकी लिमिट लग जाती है, और वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन ना होने से आप कभी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए आपको जो है यूपीआई ज़्यादा पेमेंट ना किसी को देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। और पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है अगर किसी को भेजना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जितना हो सके आप आधार से ही पैसा निकालिए, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये चीज़ें हो गई तो आप आधार से पैसा निकालिए, यूपीआई से नहीं मुझे मार दीजिए भैया, हम आपको दे देते हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कैश लेने के लिए एटीएम का ज़्यादा यूज़ ना करना। अभी देखिए, आप अगर जब पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे आपको कैश भी चाहिए होगा। अगर आज मान लीजिए आपने 20,000 रुपये सुबह में आपके पास आया और आपने कैश रख लिया, और वो 20,000 जो है आपका शाम तक ख़त्म हो गया, आपको सुबह में भी कैश चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से वही यूपीआई वाले चक्कर में जाएंगे। या तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को या फिर किसी बड़े बिजनेस वाले को जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया अगर आपके पास कैश है तो आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तब भी आप यही गलती करेंगे कि आप उसके अकाउंट में यूपीआई करेंगे, ट्रांजैक्शन आपका यूपीआई से हो जाएगा, और आप कैश लेकर के शॉप पर आ जाएंगे, और आप फिर से वही प्रक्रिया चालू करेंगे शाम तक, और फिर आपका कैश खत्म। फिर बैंक जाओ या फिर एटीएम जाओ या फिर किसी बिजनेस वाले के पास जाओ उससे कैश लेने के लिए। तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन काउंट हो रहा है, आप दौड़ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए अगर 20,000 रुपये आपने निकाल लिया, थोड़ा सा पैसा आपका बचा, वो आपका इनकम समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपके स्टेटमेंट में शो कर रहा है। और कुछ लोगों की चालाकी होती है कि हमारे पास 2-3 अकाउंट है तो हम तो बच जाएंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपका बैंक अकाउंट भले ही 2-3 अलग अलग हो, बट आपका पैन कार्ड सेम होगा। तो जो भी इनकम टैक्स सबकी हिस्ट्री चेक करता है, वो पैन कार्ड से ही उसका डाटा वहाँ पे चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। और हमारा अगला पॉइंट है कैश लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कैश कलेक्शन ड्रॉप से संपर्क में रहना। अभी फ्रेंड देखिए कि जो कैश वाली बात हमने आपको दिखाया कि हाँ अगर आपके पास कैश नहीं आता है शॉप पर तो आप कहाँ से कैश लेंगे, तो उसके लिए आप जो भी एपीएस का पोर्टल यूज़ करते हैं, जैसे स्पाइस मनी का हो गया, पे नियर बाय का हो गया, एयरटेल का हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप वॉलेट से डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर तो उसके वॉलेट में पैसा चला जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाएंगे, वहाँ से कैश को कलेक्ट कर लेंगे। और ये चीज़ अगर आप करेंगे हमेशा के लिए तो आपको सही रहेगा। आप जो भी पैसा निकालेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से कोई मतलब नहीं होगा, आपके वॉलेट में आया, आप वॉलेट से ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देंगे। ये चीज़ें हो गई। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कैश लेंगे और दिन भर अपना काम करेंगे, फिर नेक्स्ट डे इसी तरह से करेंगे। बट इसमें एक दिक्कत ये आती है कि हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर मान लीजिए आपने डीजीपे का यूज़ कर रहे हैं या फिर स्पाइस मनी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कैश नहीं देते हैं। और हमारे इधर, मैं यूपी से हूँ, तो हमारे इधर जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एपीएस पोर्टल यूज़ करते हैं लोग, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर उनको कैश दे देता है।
आप उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और वो आपको जो है कैश दे देगा, आप जा कर के कैश ले लेंगे। तो आप अगर एयरटेल का यूज़ करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की जो है फैसिलिटी है वो आपको कैश दे सकता है। और देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी एरिया में नहीं है तो आपको कैश कैसे मिलेगा, एक जानकारी मैं भी आपको बताता हूँ कि जल्द मुझे अभी पता चली, मैं एक एपीएस पोर्टल में यूज़ कर रहा था तो आप मुझे पता चला। तो इसमें देखिए जो कैश कलेक्शन होता है उसको आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप सुने होंगे कि आपके गांव में या फिर आसपास में जो समूह होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह का जो लोन वगैरह देते हैं सबको, तो वहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो आप अगर उनसे संपर्क कर लेंगे तो वहाँ पे जो अमाउंट वो कलेक्ट करेंगे, अमाउंट जब कलेक्ट करेंगे उस हम कैश ले लेंगे। तो आपको अगर कैश चाहिए तो आप अगर उनमें से किसी भी एम्प्लॉय या स्टाफ से बात कर लेंगे तो वहाँ पे उनको भी आप चाहे तो अपने डायरेक्ट वॉलेट से ही पैसा पे कर सकते हैं, उसमें आपका चार्ज नहीं लगेगा। अभी देखिए स्पाइस मनी में यूज़ कर रहा था जिसमें, तो स्पाइस मनी में ये ऑप्शन था, तो उसमें मैं जब एक पे क्लिक किया तो उसमें मतलब कंपनी का नाम दिखाया कि हाँ आप कहाँ से पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो कंपनी का नाम दिखाया उस कंपनी को मैंने सुना था कि उस समूह में जैसे पैसा लोग देते हैं वो दे रही थी। तो अगर आपके भी एरिया में इस तरह का कोई कंपनी है तो आप उनसे संपर्क कीजिए, उसे किसी एम्प्लॉय से, क्योंकि जब हम पैसा ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी या फिर स्टाफ आईडी मांगता है। तो जो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और लोन का पैसा लेने के लिए उनकी भी स्टाफ आईडी होती है, तो आप स्टाफ आईडी डालेंगे और कितना अमाउंट डालना है वो अमाउंट आप डाल देंगे, उनसे कैश ले लेंगे और जो अमाउंट आप भेजेंगे वो उनके कंपनी के अकाउंट में आप स्टाफ अपना समझेगा। तो इस सर्विस सब देते हैं। मुझे भी कॉल आया कि भैया अगर आपको कैश चाहिए तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको दे देते हैं। और यही चीज़ें अगर आप यूपीआई से करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आप हो सके जितना अपने बैंक अकाउंट से छुटकारे में रहिए। अगर आप एपीएस से ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपको कुछ कमीशन भी मिल जाएगा, आपका कुछ टीडीएस कट जाएगा, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट आपको ये चीज़ें समझनी होंगी अपने दिमाग से खुद से। और फ्रेंड ये सब चीज़ें कोई किसी को समझाता नहीं है जल्दी, बट मैं अपने आसपास देखा हूँ कि किसी न किसी भाई को प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ। अभी ये चीज़ें हो गई। अभी फ्रेंड जो नेक्स्ट अपडेट है ये है कि हर साल आईटीआर फाइल करना। आईटीआर आप जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ये आपको हर साल फाइल करना होता है। अगर आप सीएससी चलाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ टीडीएस तो कटता ही होगा। हम टीडीएस का होता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर सीएससी यूज़ करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं या फिर आपका जो भी प्रॉफिट होता है उस सर्विस को यूज़ करते समय, और ये चीज़ सिर्फ सीएससी के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से जिस भी कंपनी से उनका प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी कुछ पैसा जो है टीडीएस काट करके इनकम टैक्स को दे देती है। और इनकम टैक्स जो है जब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आईटीआर फाइल करवाता है। तो आप आईटीआर जब फाइल करेंगे तो आपका टीडीएस वापस मिलेगा, और टीडीएस वापस तभी मिलेगा जब आप उनके क्राइटेरिया में आएंगे तभी, या फिर आप उनको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ सकेगा अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तब। अभी देखिए यहाँ पे आईटीआर फाइल करने से क्या होता है फ्रेंड, कि जैसे आपने सीएससी यूज़ किया और मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं सीएससी चला रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं एलआईसी में भी काम करता हूँ, तो मैं उसमें भी मेरा जो प्रॉफिट होता है, मेरा जो कमीशन वगैरह आता है, तो उसमें भी एलआईसी क्या करती है कि हमारे कमीशन के हिसाब से 5-10% कुछ अमाउंट हमारा डिडक्ट करके इनकम टैक्स को भेज देती है। और साल के एंड में जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारा जो टीडीएस कटा था उसको हम वापस पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप आईटीआर फाइल कीजिए। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते फ्रेंड तो सीएससी में भी एक सर्विस है टैक्स टू विन के नाम से, आप उनके कस्टमर केयर में बात करेंगे तो वो जो है आपका आईटीआर फाइल करवा देंगे। तो आईटीआर फाइल होने के बाद आपका जो टीडीएस बना रहेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। और देखिए आप पे बैंक स्टेटमेंट निकाल कर रखे रहना, मतलब कि आप जब ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो आप उसका बैंक स्टेटमेंट हर साल का निकाल के आप किसी फाइल या किसी फोल्डर में रखे रहेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आप अपने स्टेटमेंट से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। और स्टेटमेंट कोई बैंक में अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे, अगर मान लीजिए आपको 1 साल या फिर 1.5 साल 2 साल पुराना अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आप उसकी नेट बैंकिंग से भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपका डाउनलोड होगा, आप छोटा छोटा ट्रांजेक्शन 10, 20, 50, 100 इस तरह से किए रहेंगे तो फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी काउंट होते हैं। मैं HDFC यूज़ करता हूँ तो मैं एक बार अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करने गया तो उसमें मुझे दिखाया कि अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना है तो आप 1000 ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट डाउनलोड होगा, जो कि हमारा ज़्यादा था इसलिए नहीं हुआ। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, बट यूपीआई से आपको बचना है, आप यूपीआई से बचे रहना हमेशा। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें हैं कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। आप पैसा जब निकालते हैं कस्टमर का तो उसमें भी आपको जो है रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। सीसीटीवी अपने एक सेंटर पे आप लगवा लीजिए। बैंक अकाउंट आप करंट यूज़ कीजिए। कैश लेने के लिए बार बार आप एटीएम पे ना जाइए और किसी फ्रेंड या किसी दुकानदार को बार बार ट्रांसफ़र ना कीजिए।
अगर मान लीजिए आपने किसी को 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, ये 50,000 आपका कैश आया, फिर खत्म हो गया, फिर से आपको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका टर्नओवर हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड कभी भी इनकम टैक्स जब चेक करेगा आपका स्टेटमेंट पैन कार्ड से, तो उसको वही लगेगा कि भैया इन्होंने इतना ट्रांजेक्शन किया तो इनका प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही होगा। बट अगर आपको नोटिस भेजेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से ही सावधानी बरत ली है तब आपके लिए बेटर है। अगर इनकम टैक्स की नोटिस कभी आती है तो आप उनको दिखा सकते हैं कि हमारा छोटा सा बिजनेस है बट अमाउंट हमारा यहाँ पे इस तरह से होता रहता है, और करंट अकाउंट आपका होना चाहिए। सेविंग्स से आप एक गलती बिल्कुल ना कीजिए। हम तो कहते हैं कि आप आज या कल में जा करके करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए किसी भी बैंक का, तो करंट अकाउंट से आपको बहुत ही सही रहेगा। आप कितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपका ईजिली होगा और आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड यही सब अपडेट था, आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको नहीं पता था तो आप अभी से भी इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपना जो CSC सेंटर उसको बहुत ही आसानी के साथ आप चलाइए। बट ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड था, उसको जल्द में ही नोटिस आई थी और उसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया था। अब नोटिस आने के बाद समझ रहे हैं दिमाग काम नहीं करता है। और इनकम टैक्स की नोटिस ये नहीं है कि मतलब 1 साल में हमने अगर नहीं किया तो इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आई। इनकम टैक्स पिछले 8 साल में कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। मतलब 8 साल में कभी भी, अगर आप मान लीजिए 2024 चल रहे हैं, आप ITR फाइल नहीं करते हैं और आप टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं, तो उसको लगेगा ना ये ट्रांजेक्शन तो इतने ज़्यादा इसने कर लिया है बट इसने टैक्स नहीं पे किया है, तो आपको नोटिस भेजेगा। तब आपको या तो नोटिस भेजेगा तो टैक्स भरो, उसको तो दिखाना होगा ना कि हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था, हम तो उसमें कमाए हैं। और इनकम टैक्स बोलता है कि आप जितना भी ट्रांजेक्शन ज़्यादा करेंगे कम से कम आपका 8% तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो आप 8% कहाँ से देने जाएंगे। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 1 साल में 5 लाख रुपए है तो 5 लाख के आपका एक भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और वो क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन देख के बताते हैं, या फिर अगर आप रजिस्टर मेंटेन किए रहेंगे तो आप अपनी इनकम वहाँ पे दिखाएंगे तो आपको ईजी रहेगा। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, सटीकता से ध्यान रख करके अपना सेंटर चलाइए, आपको कभी भी दिक्कत ना होने पाए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।